कहा जाता है कि बोकारो प्लांट में जो है यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। मजबूरी में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, यानी कि पलायन करना पड़ रहा है। उसके लिए श्वेता सिंह के पास क्या प्लान है? प्लांट में भी जितने लोगों को लेना चाहिए, वो जितनी मतलब वहाँ पे कंजम्पशन है, वो लोग जैसा हमारा जितनी बार भी बात हुआ, वो लोग बोलते हैं हमारा इतना कंजम्पशन है, हम लेते हैं। अप्रेंटिस के बच्चे भी अभी इधर उधर भटक रहे हैं, उसके लिए भी कई बार हमने प्रयास किया, तो कुछ बच्चों को हमने रखवाया। अगर हम इंडस्ट्रियल यहाँ पे पार्क लेकर के आते हैं, वो अगर डेवलप हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये जो पूरा जो बेरोजगारी का समस्या है, वो मैं समझती हूँ कि वो सॉल्व हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। रोड मैप क्या है? कैसे आप ये भरोसा दिला रहे हैं यहाँ के लोगों को, उन विस्थापितों को जो इस उम्मीद में है कि मुझे मेरा जो है उन्हें सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा? क्या आप उनसे वादा कर रही हैं और जनता से क्या कहना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? बोकारो की बहुत सारी समस्या है भाई। विस्थापन का जो मुद्दा है, हमारे नियोजन का मुद्दा है, और बहुत सारा जमीन है जो BSL लेकर के यहाँ के लोगों का रखी हुई है, वो वापस नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से हजारीबाग में जमीन विस्थापितों का वापस कराया गया है, तो उसमें मैं बहुत होपफुल हूँ कि मैं वो करा पाऊंगी। चास में नाली की एकदम अच्छी सी व्यवस्था, अंडरग्राउंड नाली होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा समस्या है। पानी की बहुत सारे वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन वो शुरू नहीं हो पा रहा है। उसको थोड़ा सा लड़ करके और अच्छे तरीके से उसको कराना है। जो आपके विरोधी हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता, वो ये बोल रहे हैं कि वो इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव के बाद सीधे आप इस चुनाव में नजर आई, 5 साल आप गायब रहे। आपके ब्लूप्रिंट में विस्थापन का मुद्दा नहीं था। आप बोलते हैं कि हमने इतने कार्यकाल थे, मैंने इतनी बार सवाल उठाया। बस सवाल उठाना आपका काम है। अधिकार आपको लेना नहीं आता, लड़ना नहीं आता, लड़के अधिकार लेना नहीं। आप विधायक फिर किस लिए बने हैं आप? तो अपनी तरीके से मैं जितना लड़ सकती थी विस्थापन के लिए, मैंने पंचायती दर्जा दिलवाने के लिए मैं लड़ी थी, और एक हद तक मैं कामयाब हूँ। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में और लड़ाई और मजबूत अगर लड़नी पड़ी सरकार में रहने के बावजूद भी, तो निश्चित ही मैं लड़ूंगी। नमस्कार, फॉलोअप की टीम चुनावी यात्रा पर है। बोकारो विधानसभा में हूँ। बोकारो विधानसभा को समझना चाह रहा हूँ, यहाँ की मिट्टी को समझना चाह रहा हूँ। समीकरण क्या है इस बार? इस बार बोकारो विधानसभा का क्या माहौल है, क्या मूड है? जनता का जो रुख है वो किस ओर है? किनके मुद्दे ज्यादा मजबूत हैं? हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता सिंह है। 19 के विधानसभा चुनाव में आप इनसे बखूबी परिचित हैं। 13,000 वोट से जो है ये पीछे रह गई थी। इस बार कितना काम किया है इन्होंने, उस गैप को भरने के लिए क्या कुछ इन्होंने किया है, उन सारे चीजों पर बात करेंगे। समीकरण पर बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, और 10 साल का जो बिरेंची नारायण का कार्यकाल है उस पर भी समझेंगे कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कहाँ चूक हुई और कितना जो है सफल रहा। श्वेता जी, वक्त आ गया एक बार फिर से 19 और ये 24, 5 साल के बाद जो है ये वक्त आता है जब जनता ये तय करती है कि आप विधानसभा जाएंगे या नहीं। पहले तो ये कि कितने तैयार हैं श्वेता जी आप? 5 साल की तैयारी है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी तो चंद वोटों से चुनाव हार गई थी, लेकिन 5 साल का पूरा हम लोगों का तैयारी रहा है। मेरा ही नहीं, मैं कहूँगी पूरे बोकारो के लोगों का। तो 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और अब इन 20 दिनों में और जो बचा हुआ है वो सब हम लोग मिल करके सब एक साथ करेंगे, और फाइनली 23 तारीख को देखते हैं जो होगा। बहुत अच्छा होगा, उम्मीद है ऐसा। अच्छा होगा, बहुत अच्छा, ये उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि इतना मेहनत हम लोगों ने मिलके किया है, बोकारो के लोगों ने। 588 बूथ है हमारे बोकारो में, और कुछ 5.5-6 लाख वोटर्स हैं हमारे यहाँ, और 66 और 70% अगर वोटिंग होती है, तो जो भी हम अगर वोटर्स की संख्या अगर लें, तो उतने लोगों ने, हम लोगों ने सब मिल करके, यहाँ के बोकारो के लोगों ने पूरे विधानसभा में 5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आज के दिन को सफलता पूर्वक, आज के दिन नहीं, मतलब ये पूरा जो 20 दिन का ये जो समय है, और फिर 20 तारीख को जिस दिन हमारा परीक्षा होगा, एग्जाम होगा, वो अच्छे से हम लिख पाए, अच्छे से हम दे पाए, और हमें अच्छा नंबर आए। तो निश्चित रूप से बहुत आश्वस्त हूँ अपने मेहनत के दम पर।
ऐसे तो जब हम लोग मैट्रिक एग्जाम देते थे तो वो 500 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, 100 नंबर का सब सब्जेक्ट होता है। हम भी उसी तरीके से चलते हैं। बिल्कुल 500 नंबर है और सब पर 100 नंबर मिलने वाले हैं। बिल्कुल डिवाइड कर लेते हैं। हाँ। कहाँ कहाँ कितने कितनी किस चैप्टर में, किस सिलेबस में, किस सब्जेक्ट में कितना तैयारी कर पाए आप, और कहाँ पाते हैं अपने आप? बिल्कुल आपने इसको मैट्रिक एग्जाम से रिलेट किया, और मैं अपने व्यवहार में इसको यूपीएससी के एग्जाम से मैं मतलब इसको रिलेट करती हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना था कि अगर मैं भी यूपीएससी क्लियर कर पाती, मैं भी यूपीएससी में बैठ पाती। कुछ कारणों से नहीं हो पाया, तो मैं तैयारी नहीं कर पाई। हो सकता उस वक्त मैं तैयार नहीं थी, लेकिन एक मेरा सपना था ये कि मैं यूपीएससी दूं। सिविल सर्विसेज में जाना चाहती? सर्विसेज में बहुत बहुत मन था। आज भी डीसी और एसपी को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो 5 साल का मेरा कार्यकाल था और 5 साल जो हम लोगों ने मेहनत किया, तो मैंने यूपीएससी के तरीके से ही चाहे वो सुबह उठना 4 बजे उठना हो, 4 बजे उठ करके अपने लिए काम करना, अपने ऊपर काम करना हो, और उसके बाद देर रात तक क्षेत्र में घूमना हो, या वो 12 बजे रात को हो या 2 बजे रात तक, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो देर रात तक होता है। तो निश्चित रूप से, और हाँ, सुख दुख में भी अगर कुछ आपदा आ गई, कुछ परिस्थितियां ऐसी बिगड़ गई, तो वहां पर भी अपनी बीमारी को, अपने शरीर को ना देखते हुए अपने लोगों के लिए खड़े हो जाना। तो तैयारी मतलब मेहनत किया है हम लोगों ने, और सिर्फ मैंने नहीं, हमारे बोकारो के बहुत सारे एक टीम के रूप में हमने काम किया है। मैं अकेले नहीं थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैंने अकेले काम किया है, कुछ अकेले मैं नहीं थी, मेरे साथ मेरा टीम था, एक टीम वर्क में हमने काम किया है, तो हम लोग टीम वर्क में काम कर रहे थे। श्वेता सिंह को जितना मौका मिला, चाहे वो विधायक की रेस में थी या चुनाव लड़ रही थी या चुनाव मोड़ में नहीं थी, अपने आप को कितना संतुष्ट पाती हैं तब जब आप बतौर जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब देखती हैं? कितना संतोष हो पाया आपको, आप जब लोगों के बीच रहे इन दिनों, जो भी 3 साल 4 साल 5 साल रहा हो? देखिए, पहली बार जब मैं 2019 में चुनाव लड़ी, तो समय बहुत कम था, कुछ 14-15 दिनों का ही समय मुझे मिला था, और बहुत कम समय था। मैं पूरे विधानसभा में 588 बूथ में मैं घूम नहीं पाई थी, और जिस कारण परिणाम कुछ और ही हुआ। और उसके बावजूद अगर 99,000 वोट आता है, और 99,000 मैं इसको वोट के रूप में नहीं देखती हूँ, मैं इसको एक आशीर्वाद के रूप में देखती हूँ कि लोगों ने मुझको इतना आशीर्वाद दिया बिना मुझे देखे हुए, तो बिना मैं वहां पे पहुंच भी नहीं पाई थी। तो वहां पे एक उनका ये भाव कि उन्होंने मुझको इतना आशीर्वाद इतने कम समय में दिया, तो वो एक चीज था। दूसरी तरफ मैं समझती हूँ कि बाबूजी का किया हुआ काम था कि उनकी बहू और बेटी के रूप में, कि नहीं, ये दादा की बहू है और बेटी है, जिस तरीके से दादा ने यहाँ के लोगों का सेवा किया, तो निश्चित रूप से ये भी सेवा करेगी। हमारे सेवा भाव से ये राजनीति में आई है, ना कि अपने विकास के लिए आएगी। तो दादा इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। आज भी अगर दादा का नाम होता है कि दादा आज भी लोगों के लिए जीते थे, लोगों के लिए काम करते थे, अपने लिए उन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज था, वो एक्सेप्टेंस था। फिर उसके बाद जब हम चुनाव हार भी गए, तो उसमें भी एक मुझे संतुष्टि थी, व्यक्तिगत रूप से, एज अ लीडर मतलब नहीं कहूंगी, बट व्यक्तिगत रूप से एक संतुष्टि थी कि मुझे लगा कि मेरे लिए ये संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी इस लड़ाई के लिए, और इतना आसान नहीं है दादा के विरासत को संभालना। बहुत विराट परिवार है उनका, बहुत विराट परिवार है, सिर्फ बोकारो ही नहीं, चंदन क्यारी भी है, और मैं तो कहूँगी झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं दादा से। वो समझ जो होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, ये जो 5 साल मैंने मतलब 19 से लेकर के 24 तक जो मैं अपने लोगों के बीच में, उसी बीच में बाबूजी चले गए, बाबूजी का देहांत हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका कर्म, उनके लोग इस तरीके से चारों तरफ से मुझे मिला, और मैं पूरे विधानसभा में दिन हो रात हो अकेले मतलब कहूंगी कि एक महिला होके कोई सुरक्षा वो भेद लोग लेकर के पूरा घूमते हैं फौज के साथ,
पूरा सुरक्षा गार्ड, सरकारी गार्ड्स रहते हैं, कोई वो सब कुछ भी नहीं, कोई तामझाम कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी टीम, अपने लोग 2-4 जो अपने 5 लोग हैं जो साथ में रहते हैं, और जैसे जहाँ क्षेत्र में गए तो क्षेत्र के लोग। तो दिन हो, रात हो, गर्मी, बरसात, सब हर मौसम में उनके आशीर्वाद की वजह से सारे लोग, हम लोग एक साथ क्षेत्र में काम किए। तो एक बहुत संतुष्टि है मेरे मन में कि आशीर्वादित मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि इतना अच्छे माहौल में बोकारो के परिवार में और इनके संरक्षण में, बोकारो के लोगों के संरक्षण में एक महिला होकर के मैं राजनीति कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से अपने सिद्धांतों पे, बहुत मर्यादित तरीके से, और अच्छा है, अच्छा लगता है। पिछली बार की अगर बात करें 19 और 24 में क्या फर्क देखती हैं? जो गैप था, जो 13,000 के समथिंग से आप चूक गए थे, उस गैप को आप भर पाए कितना? देखिए, आप लोगों को ये एक गैप लगता है कि 13,000, 9,000, 10,000, 15,000 जो भी हो, ये वोट का गैप है। लेकिन मेरे लिए एक जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि ये मैं यूपीएससी एग्जाम की तरह मैं ले रही हूँ कि जितनी मेरी तैयारी रहेगी उतना ही मेरा रिजल्ट, परिणाम रहेगा। तो निश्चित रूप से 19 में मेरी तैयारी बिल्कुल बहुत ईमानदारी से मैं बोलूंगी कि मेरी कोई वैसी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मतलब यहाँ पे कैमरे में हूँ तो मैं कुछ झूठ वूठ बोल दूं और बड़े बड़े भाषण दे दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुनाव निश्चित लड़ी थी, एक मुझे मौका मिला, मैंने अपने आप को साबित किया, लेकिन हाँ कुछ चीजें कमियां थी मेरे में, तो वो अब लेकिन 19 से 24 के बीच में मैंने मेहनत किया है, मैंने नहीं, हमने मेहनत किया है, हम सब ने मिलके, जो हमारी भाषा है यहाँ हम बोला जाता है, मैं नहीं बोला जाता है, हम सभी ने मेहनत किया है इन 5 सालों में। तो हमें बहुत विश्वास है कि इस बार हमारा जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। बात कर ले जो आपके विरोधी हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता, वो ये बोल रहे हैं कि वो इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव के बाद सीधे आप इस चुनाव में नजर आई, 5 साल आप गायब रहे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, भाई साहब जो विधायक 10 साल से रहे बोकारो के, उनकी मैं बातों को मैं सुनती हूँ अखबारों के माध्यम से, और उनका वीडियो भी जब कभी सामने आ जाता है तो और लोग सुनाते हैं, तो मैं उनकी बातों को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है मुझको कि मतलब कैसे इतने बेधड़ल्ले से आप झूठ बोल पाते हैं। बड़ा कठिन है, मतलब अपने लोगों के सामने मुझसे नहीं हो पाता है। मैं अपने लोगों के सामने, अपने बोकारो जब हमारा परिवार है, हमारे घर के लोग हैं सारे, तो कम से कम वहाँ पे इस तरीके से धड़ल्ले से झूठ बोल देना, और जब प्रमाण है उसके बावजूद भी झूठ बोल देना कि ये 5 साल के बाद दिख रही है, चुनाव में 2019 में दिखी, अब 24 में दिख रही हैं, तो ये तो उनकी काबिलियत है। खैर, उनकी काबिलियत बहुत सारी है, आपको क्षेत्र में दिखेगा, और क्षेत्र का जिस तरीके से अपना वो गुणगान भी करते हैं कि उन्होंने 14 में एक ब्लूप्रिंट बनाया था जब वो चुनाव लड़ रहे थे, और 2019 में भी उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया, फिर 2024 में भी एक उन्होंने बोकारो के विकास के लिए ब्लूप्रिंट बनाया है। लेकिन भाई साहब, ये उनके ब्लूप्रिंट में बोकारो के जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा, आज भी 40 से 50 हजार बोकारो की आबादी पंचायत के लिए तरस रही है। आपके ब्लूप्रिंट में विस्थापन का मुद्दा नहीं था। आप बोलते हैं कि हमने इतने कार्यकाल थे, मैंने इतनी बार सवाल उठाया। बस सवाल उठाना आपका काम है, अधिकार आपको लेना नहीं आता, लड़ना नहीं आता, लड़के अधिकार लेना नहीं। आप विधायक फिर किस लिए बने हैं? आप जब आपके मुंह में बोली नहीं है, आप लड़ नहीं सकते हैं, तो आप विधायक क्यों बने? आप कोई कर्मचारी बन जाइए कहीं पर, आप कोई और काम कर लीजिए जिसमें आपको लड़ना ना पड़े। बोकारो में चास में मैं बता रही हूँ, चास में इतना होल्डिंग टैक्स देते हैं सारे चास के लोग, वहां पे नाली की इतनी समस्या है। बरसात में अभी वर्तमान का आप सारे फेसबुक में, हर जगह सोशल मीडिया पे वीडियोस देखिए, बरसात में उनके घर में पानी घुस गया था। कहाँ थे आप? दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, आप कहाँ पे घूम रहे थे? आप एक मतलब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप कहाँ थे। चास में नाली की व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पाए?
आप पिंडरा जोरा को इतना दिक्कत होता है, इतना बड़ा क्षेत्र, देखिए बोकारो बहुत बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा सबसे बड़ा विधानसभा है। पिंडरा जोरा के लोगों को यहाँ 50 ब्लॉक आना पड़ता है, प्रखंड की आवश्यकता है। आप प्रखंड नहीं दे पाए, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। क्या है आपके ब्लूप्रिंट में? मेडिकेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये कोई डेवलपमेंट है? कौन सी परिभाषा है आपकी डेवलपमेंट की? प्राइवेटाइजेशन जो होता है, ये डेवलपमेंट की परिभाषा है। आप मजदूर गायब है आपके ब्लूप्रिंट से, आपके ब्लूप्रिंट से शिक्षा गायब है, आपके ब्लूप्रिंट से महिलाएं गायब है। श्वेता जी, ये तो हो गई कि ब्रेंची नारायण ने क्या किया और आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। श्वेता सिंह खुद कितना कोशिश की विस्थापितों के लिए, जो एक यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा है। 19 गांव ऐसे हैं जिनको पंचायती राज का दर्जा प्राप्त नहीं है, हालांकि वो लोकसभा और चुनाव या विधानसभा चुनाव में उनसे वोट कराया जाता है। विस्थापितों के लिए कितना आंदोलन आपने किया, कितना आवाज उठाया और अपने सरकार के पास कितनी बार आप गई, दरवाजा ठकठकाया, कोशिश किया आपने? देखिए 19 के चुनाव के बाद, ठीक है, कोविड का समय रहा, उसमें 2 साल तो कोई भी काम नहीं कर पाया। उसके बाद जब काम सारा शुरू हुआ, सरकारी काम और सारे काम शुरू हुए, तो मैं अपने स्तर से सारे लोगों को लेकर के एक कमेटी जो काम करती है विस्थापित की, सब लोगों को लेकर के चिट्ठी बना करके विधिवत तरीके से, उस वक्त के मंत्री थे आलमगीर आलम साहब, ग्रामीण विकास मंत्री, उनसे मिलकर के, फिर डीसी जो वर्तमान उस वक्त के थे कुलदीप चौधरी, उनसे बात करके, इन सारे लोगों से जहां जहां मुझे जाना था, फिर इनकी पंचायती राज की डायरेक्टर थी निशा उराव, उनसे बात करके, इन सारे लोगों से जितनी बार भी मिलना हुआ, बहुत बार आना जाना हुआ, मिलना हुआ, बैठ करके समझ करके कि कैसे होगा। तो उन सब मुद्दों पे मैंने, मतलब विस्थापित के मुद्दों पे खासकर जाकर के जितना ऑफिशियल वर्क होता है कि मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या चीजें, कैसे कमेटी बनती है। और जब 2011 की बात है, बाबूजी जब थे विधायक थे और विमल कीर्ति सिंह डीसी थे, उस वक्त की बात है कि उस वक्त इन लोगों ने कुछ 5-6 गांवों को पंचायत का दर्जा दिलवाया था। तो वो सारे प्रकरण को याद रखते हुए, उन सारे पेपर्स को, पुराने पेपर्स को निकलवा करके कि कैसे हुआ था, इन सारी चीजों को करके हमने पूरा प्रयास किया कि मतलब, और फिर था कि एक बार ये गजट में भी आ जाए। तो मैंने चिट्ठी लिख करके शिल्पी नेहा तिर्की को भी दिया कि आप एक बार विधानसभा में इसको उठवा दीजिए। तो बहन का बहुत बहुत मैंने फिर आभार भी किया, उनका धन्यवाद दिया, और उन्होंने विधानसभा में इस चीजों को उठवा दिया, इस मुद्दे को। तो अपनी तरीके से मैं जितना लड़ सकती थी विस्थापन के लिए, मैंने पंचायती दर्जा दिलवाने के लिए मैं लड़ी थी, और एक हद तक मैं कामयाब हूँ। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में और लड़ाई और मजबूत अगर लड़नी पड़ी सरकार में रहने के बावजूद भी, तो निश्चित ही मैं लड़ूंगी। और पंचायत के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा, हम लोग सब मिलकर के। रोड मैप क्या है, कैसे आप ये भरोसा दिला रहे हैं यहाँ के लोगों को, उन विस्थापितों को जो इस उम्मीद में है कि मुझे मेरा जो है उन्हें सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, क्या आप उनसे वादा कर रही हैं? और जनता से क्या कहना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको जनता चुनती है बोकारो की, आपके पास प्लान है? बोकारो की बहुत सारी समस्या है भाई। विस्थापन का जो मुद्दा है, हमारे नियोजन का मुद्दा है, और बहुत सारा जमीन है जो BSL लेकर के यहाँ के लोगों का रखी हुई है, वो वापस नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से हजारीबाग में जमीन विस्थापितों का वापस कराया गया है, तो उसमें मैं बहुत होपफुल हूँ कि मैं वो करा पाऊंगी। तो वो जमीन अगर मैं अपने लोगों के भाइयों को वापस करवा दूं, तो वो मैं करवाऊंगी। वो मेरा पहला, मतलब वो भी एक लक्ष्य है मेरा। चास में नाली की एकदम अच्छी सी व्यवस्था, अंडरग्राउंड नाली होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा समस्या है। पानी की बहुत सारे वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन वो शुरू नहीं हो पा रहा है, उसको थोड़ा सा लड़ करके और अच्छे तरीके से उसको कराना है। प्रखंड का एक समस्या है, प्रखंड हमारा होना चाहिए चास में, पिंडरा जोरा प्रखंड का काम है, वो कराना है। और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा पे बहुत गंभीर रूप से बैठ करके, अच्छे से प्लान करके, और एक तरीके से, मतलब इसमें समय लगे, 1-2 साल जितना भी लगे, लेकिन शिक्षा के लिए, ताकि मजदूर के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, कम से कम अच्छी शिक्षा मिले, कि बाबूजी का ये सपना था।
कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, तो उस पे मैं काम करना चाहूँगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महिलाओं को स्वावलंबी करने के लिए अभी से मेरे पास एक प्लान है। अभी मैं इसको पूरी तरीके से मतलब ओपन नहीं करूँगी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ आपको कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक अच्छा प्लान है। और मैंने महुआर में काम चल रहा है, हमारा एक लड़का है वो काम कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने बहुत हेल्प किया, तो वो अच्छा काम कर रहा है। तो उसी चीज को मैं इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। आपके पास महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आपके पास प्लान है, आप बस इन क्लू दे रही हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। हम रोजगार पर बात कर लेते हैं। बोकारो के जो रोजगार युवा है, समस्या तो है ही है। ये कहा जाता है कि बोकारो प्लांट में जो है यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। मजबूरी में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, यानी कि पलायन करना पड़ रहा है। उसके लिए श्वेता सिंह के पास क्या प्लान है और कितना स्टैंड ले पाई आप? बिल्कुल, दो शब्द मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल। प्लांट में भी जितने लोगों को लेना चाहिए, वो जितनी मतलब वहाँ पे कंजम्पशन है, वो लोग, जैसा हमारा जितनी बार भी बात हुआ, वो लोग बोलते हैं हमारा इतना कंजम्पशन है, हम लेते हैं। अप्रेंटिस के बच्चे भी अभी इधर उधर भटक रहे हैं, उसके लिए भी कई बार हमने प्रयास किया, तो कुछ बच्चों को हमने रखवाया, लेकिन परमानेंट रूप से नहीं ले रहे हैं, उस पर भी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी मुझे देखिए, एक रास्ते पे अगर मैं अटक के रह जाऊंगी तो मुझको मतलब सफलता नहीं मिलेगी। मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2-3 रास्ते, जैसे मैथ्स के एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें हमारे सर 2-3 फॉर्मूलाज देते थे। तो निश्चित रूप से प्लांट तो हमारे पास बीएसएल है ही है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल यहाँ पे पार्क लेकर के आते हैं, वो अगर डेवलप हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये जो पूरा जो बेरोजगारी का समस्या है, वो मैं समझती हूँ कि वो सॉल्व हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in